नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ज्ञान अर्जन नोट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक भूगोल के बारे में। आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और ये जो सिलेबस है मुख्य रूप से बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए और बीए थर्ड ईयर वालों के लिए, और एमए में भी इसका कुछ सिलेबस है, यानी कि जो ज्योग्राफी पढ़ना चाहता है उसके लिए यह अधिक लाभकारी होगा। तो आइए हम पढ़ते हैं। ये जो है वो भूगोल की एक शाखा है, तो हम इसमें आर्थिक भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं आर्थिक भूगोल में क्या होता है कि इसकी परिभाषा थोड़ा देख लें कि आर्थिक भूगोल होता क्या है। आर्थिक भूगोल में पृथ्वी के धरातल पर निवास करने वाले मानव की आर्थिक क्रियाओं द्वारा उत्पन्न भूदृश्य की व्याख्या एवं उनकी क्षेत्रीय भिन्नताओं और विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें क्या होता है कि जो आर्थिक भूगोल में कि पृथ्वी पर जो लोग निवास करते हैं, निवास करने वाला कौन है, तो मानव है। मानव की जो एक्टिविटी है उसका अध्ययन किया जाता है। यही जो है आर्थिक भूगोल कहलाता है। तो अब आगे देखेंगे कि आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, मतलब दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मानव अपनी भौतिक अवस्था जैसे रोटी कपड़ा मकान और के लिए आर्थिक क्रियाकलाप क्या करता है कि अगर ये कृषि एक प्रकार कृषि करता है, अखेट मत्स्य पालन, पशुपालन, लकड़ी काटना, कृषि, खनन उद्योग धंधे, व्यापार, परिवहन आदि करता है। जैसे हम देखते हैं कि मानव का क्रियाकलाप क्या है कि वो अपने जीवन में क्या क्या करता है। जैसे एक अपने उपभोक्ता आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह जो भी कुछ करता है वो आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है, चाहे वह कृषि हो या खनन हो, व्यापार, परिवहन, पशुपालन, लकड़ी, ये सब एक प्रकार से आर्थिक क्रियाकलाप है मनुष्य का। उसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं कि वो पैसे के लिए ये सब करता है, यानी कि ये कोई व्यापार के माध्यम से पैसा कमाता है तो कोई आखेट करके पैसा कमाता है। और ये सब क्या है कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। आगे देखेंगे इन आर्थिक क्रियाकलापों में स्थलाकृति, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति, परिवहन के साधन का प्रभाव पड़ता है। इन आर्थिक क्रियाकलापों का विश्लेषणात्मक और क्रमबद्ध अध्ययन ही आर्थिक भूगोल है। अगर जैसे सिंपल भाषा में आप कह सकते हैं, अगर हम कोई भी व्यवसाय करते हैं तो उस पर क्या होता है कि जलवायु का यानी कि प्रकृति का प्रभाव जो होता है वो पड़ता है। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो अगर हम कृषि करते हैं, यानी कृषि करते हैं, खेती करते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर जलवायु अच्छी हुई तो हमारी कृषि अच्छी हुई होती है, नहीं तो क्या होती है कि कहीं ना कहीं उसे नुकसान का सामना करना पड़ता है। और या तो जलवायु भी अच्छी हुई, कृषि भी अच्छी हुई, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि तूफानों के कारण आर्थिक जो होती है प्राकृतिक जब अपना यानी कि प्राकृतिक का जब उसमें वो होता है, हम मनुष्य के क्रियाकलापों में या प्रकृति क्या करती है, तो प्रकृति के कारण जो है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी होती है वो कहीं ना कहीं आर्थिक क्रियाओं पर निर्भर करती है। तो यही कह रहा है कि जो कुछ मनुष्य करता है उस पर क्या होता है कि प्रकृति का प्रभाव पड़ता है, चाहे वह कृषि हो या मत्स्य पालन हो या खेत हो, खनन हो, कुछ भी हो। अब हम इस आगे देखते हैं इन आर्थिक क्रियाकलापों का क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि सिस्टेमेटिक ढंग से यानी क्रमबद्ध ढंग से इसका जो अध्ययन करना ही आर्थिक भूगोल कहलाता है। यानी कि एक के बाद एक का जो अध्ययन करते हैं एक प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से। अब हम क्या करेंगे कि आर्थिक भूगोल की परिभाषा देखेंगे कि और किन विद्वानों के अनुसार किसने क्या क्या कहा। आर्थिक भूगोल का परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से दी है। जैसे प्रोफेसर आर्यन ब्राउन के अनुसार हम देखेंगे तो आर्थिक भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की आर्थिक क्रियाओं पर पड़ने वाले प्राकृतिक प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम यह देखते हैं कि आर्थिक भूगोल में कि जो मानव
जो क्रियाकलाप करता है, यानी कि जो उसकी एक्टिविटी है, उस पर प्रकृति का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन किया जाता है। किसके अनुसार, किसने कहा था ये? प्रोफेसर आर्यन ब्राउन ने कहा था। तो हम इसमें 4-5 लोगों की प्रमुख परिभाषा को देखेंगे, लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में लिखना हो तो आप 1-2 लिख देंगे, बस वो ही काफ़ी होगा। अब आगे देखेंगे। अब आइए देखते हैं C.F. जोन्स के अनुसार। जो C.F. जोन्स ने कहा कि आर्थिक भूगोल उत्पादक व्यवसाय का अध्ययन करता है और यह बताने का प्रयास करता है कि क्यों कुछ प्रदेश विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन और निर्यात में अग्रणी है तथा कुछ दूसरे प्रदेश क्यों इन वस्तुओं के आयात एवं उपभोग में अग्रणी है। यानी कि इनका कहना था, जैसे कहीं पर क्या होता है कि चावल ज़्यादा होता है, कहीं पर गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है, तो कैसे उस पर जलवायु का प्रभाव पड़ता है और कैसे वो वस्तुएं किस प्रदेश में अधिक अग्रणी होती हैं और किस प्रदेश में क्या होता है कि वो नहीं होती हैं, एक प्रकार से या कह सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो ब्राज़ील में देखिए, अब गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन हम भारत के उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। तो अगर हम देश की बात करेंगे तो ब्राज़ील होगा, लेकिन भारत में अगर राज्य की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश होगा। तो इन्होंने कहा कि कैसे एक जगह पर वो अग्रणी हो जाती है, उसका उत्पादन कैसे होता है, यानी कहीं कहीं पर। तो इस प्रकार की इन्होंने परिभाषा दी है। अब आगे हम देखेंगे आर.ई. मॉर्फी के अनुसार इन्होंने कहा कि आर्थिक भूगोल मानव के जीवोपार्जन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानताओं और विषमताओं का अध्ययन करता है। यानी कि इन्होंने कहा कि जो मानव के जीवन यापन के लिए जैसे कहीं देश में जाते हैं तो अलग जलवायु, कहीं देश में अलग जलवायु, यानी भारत में देखें तो भारत का पूरी जलवायु, अगर हम देखें तो ऐसे ही कह सकते हैं कि भारत की उष्णकटिबंधीय जलवायु है। लेकिन अलग अलग जैसे राज्यों की बात करें तो कहीं पर शुष्क जलवायु पाई जाती है। अगर हम राजस्थान के साइड में देखेंगे तो वहाँ तो मरुस्थल है, तो कुछ कहीं ना कहीं शुष्क जलवायु पाई जाती है, कहीं पर शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो हम देश के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो कहीं इसमें विषमताएं मिलती हैं, समानताओं और कहीं कहीं पर समानताएं भी मिलती हैं। तो इस प्रकार से जैसे अगर हम बोली भाषा के रूप में देखें तो पूरे राज्य में, तो अगर हम एक देश की बात करें तो फिर भारत में तो हिंदी बोली जाती है, लेकिन अगर हम भारत के अंदर की बात करें तो जो राज्य हैं वहाँ पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन मेन तो हिंदी ही है। तो वही इन्होंने कहा कि जो आर्थिक भूगोल मानव के जीवन यापन की विधियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता और विषमताओं का अध्ययन करता है। फिर देखेंगे J.W. अलेक्जेंडर के अनुसार इन्होंने कहा कि आर्थिक भूगोल भूतल पर संपत्ति का उत्पादन, विनिमय एवं उपभोग से संबंधित मानव की आर्थिक क्रियाओं से उत्पन्न क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन करता है। यानी कि इन्होंने एक प्रकार से वाणिज्य और व्यापार पर अधिक बल देने के कारण इन्होंने कहा कि विनिमय और उपभोग कैसे वो उत्पादन करता है और उपभोग करता है, उससे संबंधित इन्होंने मानव की आर्थिक क्रियाओं पर बल दिया और कहा कि यही सब जो है वो इसका अध्ययन कराते हैं। यानी विनिमय, उपभोग, ये सब जो चीज़ें हैं ये किसके अनुसार था? तो J.W. अलेक्जेंडर के अनुसार। अब हम देखेंगे आर्थिक भूगोल की प्रकृति। आर्थिक भूगोल की प्रकृति मानव की आर्थिक क्रियाओं की क्षेत्रीय विभिन्नता तथा उसके स्थानिक वितरणों तथा संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जो मानव के आर्थिक क्रियाकलापों का धरातल पर भिन्नता तथा उनसे उत्पन्न भूदृश्य की विवेचना से संबंधित है। मानव के जीवन यापन के विभिन्न विधियों का प्राकृतिक परिस्थितियों के साथ उनके परिवर्तन संबंधों के संदर्भ में अध्ययन करना आर्थिक भूगोल
कहलाता है, आर्थिक भूगोल की प्रकृति है। यानी अगर सिंपल भाषा में कहा जाए कि आर्थिक भूगोल क्या है, तो यह एक मानव भूगोल की एक शाखा ही है। यानी इसमें मनुष्य से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें होती हैं उसका अध्ययन किया जाता है कि मनुष्य कैसे अपने जीवन यापन के लिए किस प्रकार की परिस्थितियों के साथ परिवर्तन कर लेता है। जैसे हम भारत में देखते हैं तो विश्व के सापेक्ष में देखें तो अगर हम विश्व के सापेक्ष में देखते हैं तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग जलवायु पाई जाती है, तो वहाँ पर कैसे ये लोग रह लेते हैं, तो उसी परिस्थिति के अनुसार वे ढल जाते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि यही सब जो है वो आर्थिक भूगोल की प्रकृति है। आगे लिखते हैं कि आर्थिक भूगोल के अध्ययन से हमें प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन एवं मात्रांकन, मानवीय संसाधन एवं आर्थिक क्रियाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। आर्थिक भूगोल के माध्यम से हमें प्राकृतिक संसाधनों के बारे में जानकारी मिलती है, मानव की क्रियाकलापों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सब जो है वो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे कि आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र क्या होता है। सबसे पहले आइए देखते हैं, आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र उतना ही व्यापक है जितना कि मानव के क्रियाकलापों का विस्तार। यानी ये जो है आर्थिक भूगोल एक प्रकार से मानव पर ही आश्रित है। यानी मानव की एक्टिविटी से मानव क्या करता है उससे संबंधित है, क्या उपभोग करता है, क्या विनिमय, वाणिज्य, ये सब जो है इससे संबंधित है। खनन, उद्योग, संसाधन, मानव रिसोर्स, इन सब से जो है वो जो है उस पर निर्भर करता है। आर्थिक कार्यों से अभिप्राय मानव के उन कार्यों से होता है जिनसे विभिन्न वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है और उनमें मानव की विभिन्न आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता एवं उपयोगिता आती है। अन्य शब्दों में जैसे हम कह सकते हैं कि भूतल पर प्राकृतिक संसाधनों का कहाँ, क्यों, कैसे और कब उपयोग किया जाता है आदि शब्दों का विश्लेषणात्मक अध्ययन ही आर्थिक भूगोल का मूल मंत्र है। जैसे कि अगर हम इसे देखें कि आर्थिक भूगोल के जैसे भूतल पर जैसे पेट्रोल हुआ, कोयला हुआ, तो जो ये पेट्रोल, कोयला, ये सब जो हमारे संसाधन हैं इनका कैसे उपयोग किया जाए, किस प्रकार से ये हमारे यानी कि जैसे इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं बनने में, तो इनका किस तरीके से उपयोग किया जाए कि ये हमारे लिए ये उपयोगी हों और जो हमारी आने वाली पीढ़ी हो उनके लिए भी ये रिसोर्स कम ना पड़े। तो इस प्रकार से इसका जो है वो उपयोग किया जाता है। आगे लिखा है कि और ये कहाँ कैसे मिलते हैं, इनका प्रयोग किया जाए, कब ना किया जाए, तो इस प्रकार से जो है वो इसका अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र के निम्नलिखित जो है इसे 3 भागों में बांटा गया है। अब हम देखेंगे, अब आइए देखते हैं आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। आर्थिक भूगोल समस्त आर्थिक क्रियाओं व जीवोपार्जन के साधनों का अध्ययन करता है। मानव के उत्पादन संबंधी आर्थिक क्रियाओं को ट्रूमैन और अलेक्जेंडर महोदय ने निम्नलिखित उपभागों में विभाजित किया है। जैसे कि प्राथमिक उत्पादन संबंधी क्रियाएं, द्वितीयक उत्पादन